डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करेंगे समाज मितिक विधि या हम जिसे कह देते हैं सोशियोमेट्रिक मेथड। ये आपके यूनिट 1 में जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, उसमें लास्ट टॉपिक है समाज मितिक विधि या समाज मिति या सोशियोमेट्रिक मेथड। आइए इसका अर्थ और परिभाषा देखते हैं। इसका अर्थ है बेटा कुछ इस प्रकार से कि जब भी हम साइंस की फील्ड में, साइंस के क्षेत्र में यानी विज्ञान में कुछ ऑब्जर्व करते हैं यानी वैज्ञानिक प्रेक्षण करते हैं, तो उसको दर्शाने का एक रूप समाजमितिक विधि है। इसको मैं आपको थोड़ी और सरल भाषा में बताती हूँ। जब भी हम विज्ञान में कोई चीज देखते हैं या उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसको फिर हम सरल बनाकर प्रदर्शित करते हैं, एक आसान तरीके से दिखाते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, तो उसे हम समाजमितिक विधि बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा एक सब्जेक्ट होता है सोशियोलॉजी, जिसे हम समाज शास्त्र बोलते हैं। तो समाजशास्त्र और समाज मनोविज्ञान में समाजमितिक विधि का जो इम्पोर्टेंस है या इसकी भूमिका है वो अद्वितीय है। यानी जो काम इन दोनों विषयों के लिए समाजमितिक विधि पूरा करती है वो और कोई विधि पूरा नहीं कर सकती। सामाजिक मापन, ये इसका सामान्य से शब्दों में अर्थ है बेटा। सामाजिक मापन, सामाजिक मापन क्या होता है? मान लो एक समूह है, एक ग्रुप है, और हम ये अध्ययन करना चाहते हैं कि उस समूह के लोगों का आपसी रिलेशनशिप सबका कैसा है। कोई किसी को लाइक कर रहा है तो किसी को लाइक नहीं कर रहा है, कोई बहुत फेमस है तो कोई अकेला बैठा रहता है, पर है वो सारे ग्रुप के ही लोग। ये सारी चीजों को अगर हम आसान से रूप से दर्शाएं और उसका विश्लेषण करें, उसको आंकड़ों में इकट्ठा करें, तो उसे हम कहते हैं सामाजिक मापन। इस विधि का प्रतिपादन जे.एल. मोरेनो ने 1934 में किया। जे.एल. मोरेनो। इसके माध्यम से हम समूह के मेंबर्स, एक जो समूह के सदस्य होते हैं, उनके आपसी संबंधों का अध्ययन कर सकते हैं। और धीरे धीरे इस विधि का उपयोग बहुत सी और तरह की सामाजिक समस्याओं में भी होने लगा। सेकर्ड और बेकमैन ने 1974 में इसकी डेफिनेशन दी, जो कि इस प्रकार है कि समाजमितिक परीक्षण के माध्यम से समूह के सदस्यों की एक दूसरे के प्रति पसंदों से संबंधित मात्रात्मक प्रदत्त किए जाते हैं। आइए फिर से देखते हैं। समाजमितिक परीक्षण यानी समाजमितिक विधि के द्वारा समूह के सदस्यों की जो एक दूसरे के प्रति पसंद या नापसंद है, उससे जुड़ी हुई मात्राएं, उससे जुड़े हुए अमाउंट्स मात्रात्मक प्रदत्त किए जाते हैं, यानी उससे संबंधित आंकड़े, स्टैटिस्टिक्स, संख्याएं इकट्ठी की जाती हैं। और चैपलिन ने भी 1975 में इसकी व्याख्या दी, इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि समाजमिति वह प्रविधि है जिसके द्वारा समूह के सदस्यों के बीच आकर्षण और अस्वीकरण के संबंधों का मानचित्रण किया जाता है। दोनों डेफिनेशंस का मीनिंग वही है बेटा कि समाजमिति एक ऐसा तरीका है, एक विधि है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा एक ग्रुप के मेंबर्स के आपसी संबंधों यानी आकर्षण, विकर्षण, पसंद, नापसंद, अस्वीकरण, ये सारी चीजों का मानचित्रण किया जाता है। इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। इसकी पहली विशेषता है बेटा कि जब भी समाजमितिक विधि को हम अपनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास समूह की परिभाषा होनी चाहिए।
हमें पता होना चाहिए कि हमारे समूह में ये 50 या ये 20 या ये 100 लोग इंक्लूडेड हैं, शामिल हैं। तो हमें हमारे पास समूह की परिभाषा, समूह की बाउंड्रीज क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, सदस्यों से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। ये आंकड़े कैसे इकट्ठे किए जाते हैं? मान लो मैं सदस्यों को सबसे ये कहती हूँ, सभी सदस्यों से, कि आने वाले 2 महीनों में मैं कोई प्रयोग करने वाली हूँ, कोई एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। इस प्रयोग में आप समूह के किन लोगों के साथ कार्य करना चाहेंगे और समूह के वो कौन से लोग हैं जिनके साथ आप कार्य नहीं करना चाहेंगे, यानी आपकी पसंद और नापसंद बताएं। ये प्रश्न पूछकर मैं उनको फ्री करती हूँ कि आप जितनी चाहे संख्या में पसंद के लोगों के बारे में भी बता सकते हैं कि 20 में से इन 18 के साथ मैं काम करना चाहूंगा और 2 के साथ काम नहीं करना चाहूंगा। जितनी मर्जी संख्या में, चाहे आप एक सदस्य को पसंद करें, 19 को नापसंद, जैसे मर्जी, पर संख्याओं के लिए आप फ्री हैं। चौथी विशेषता, इस सारी विधि में गोपनीयता शामिल रहती है। एक सदस्य से इकट्ठे किए गए आंकड़े मैं दूसरे सदस्य को नहीं बताऊंगी। गोपनीयता बेटा एक ऐसा विषय है जो पूरे मनोविज्ञान में, पूरी साइकोलॉजी में बहुत जरूरी है। अगर किसी शख्स ने आपको कोई बात बताई है और वो चाहता है कि ये मुझ तक ही रहे, आप तक ही रहे, हम दोनों के बीच में से ये कहीं और ना जाए, तो ये गोपनीयता बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। यही गोपनीयता समाजमितिक विधि की भी एक विशेषता है। पांचवा, सरल भाषा। इस सारी बातचीत को हम बहुत ही सरल भाषा में पूरा करते हैं। प्रयोज्य के साथ या समूह के सदस्य के साथ हम मुश्किल वर्ड्स नहीं यूज करते, आसान सी भाषा में उसे सारी बात समझा देते हैं। समाजमितिक विधि में बेटा 3 तरीके हम पढ़ेंगे। पहला है समाजमितिक मैट्रिक्स, दूसरा है सामाजिक लेखा चित्र, जिसे हम सोशियोग्राम भी बोल देते हैं, और तीसरा है समाजमितिक सूचकांक, यानी सोशियोमेट्रिक इंडाइसेस। पहला शुरू करते हैं समाजमितिक मैट्रिक्स। समाजमितिक मैट्रिक्स के द्वारा हम अंतरवैयक्तिक संबंधों का विश्लेषण करते हैं। अंतरवैयक्तिक संबंधों का मतलब है लोगों के बीच के संबंध। अंतर यानी आपसी, वैयक्तिक यानी लोगों के। तो लोगों के जो आपसी संबंध हैं उनका विश्लेषण किया जाता है समाजमितिक मैट्रिक्स के द्वारा। फोर्साइथ और कैट्सडे 1946 में सबसे पहले इसका उपयोग किया। समाजमितिक मैट्रिसेस संख्याओं की ऐसी मैट्रिसेस होती हैं जो किसी समूह के सदस्यों के सभी चयनों को प्रदर्शित करती है। अभी आगे जब हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, तब आप इस परिभाषा का मतलब और अच्छे से समझ पाएंगे। लास्ट पॉइंट इस स्लाइड में मैंने बनाया है बेटा, n मल्टीप्लाई n, n गुना n मैट्रिसेस। ये तरीका है मैट्रिसेस में सदस्यों को दर्शाने का। और n का मतलब है कि समूह में कितने सदस्य हैं। अगर हमारे ग्रुप में 30 मेंबर्स है तो n की संख्या होगी 30। अगर हमारे ग्रुप में 15 मेंबर्स हैं तो n विल बी इक्वल टू 50। ध्यान से देखिए बेटा, इसमें आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें सबसे ऊपर J लिखा हुआ है और नीचे बाईं तरफ छोटा सा I लिखा हुआ है। हमारे पास इस एग्जाम्पल में बेटा 7 मेंबर्स हैं ग्रुप में। इन मेंबर्स के नाम ABCDEFG है। 7 मेंबर्स हैं, कुल 7 लोग हैं। इसको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 0 और 1 लिखा हुआ है डब्बों में। किसी डब्बे में 0 है तो किसी डब्बे में 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे I सदस्य, जो I लिखा हुआ है वो सदस्य J सदस्य को
चुनता है। इसका मीनिंग मैं आपको और क्लियर करती हूँ। आई का मतलब है या ए या बी या सी या डी या ई या एफ या जी। इसी तरह जे का भी मतलब ए से लेके जी तक कोई भी सदस्य है। तो जब ए सदस्य आई वाली रो में आप देखिए जहां ए लिखा हुआ है, ए सदस्य ने बी सदस्य को चुना। ए ने कहा कि मैं बी को सिलेक्ट कर रहा हूं, तो उस बॉक्स में हमने लिख दिया 1। इसी तरह ए ने सी को चुना तो हमने वहां लिख दिया 1। पर ए जहां आई वाली रो है उसमें ए के सामने आप जे के नीचे देखिए डी कहां लिखा हुआ है, तो ए ने डी को नहीं चुना, इसलिए वहां पे हमने लिख दिया 0। जब भी इस सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने चयन दिखाना है तो हम 1 लिखेंगे, और जब हमने चयन का अभाव दिखाना है कि चयन नहीं किया गया तो हम 0 लिख देते हैं। ये मैट्रिक्स को बाएं से दाएं पढ़ा जाता है और सदस्य आई सदस्य जे को चुनता है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा, जैसे आप आई वाली रो में देखिए कि ए खुद को तो चूज कर नहीं सकते, तो उसने बी सी और आगे चल के देखिए एंड में जी के नीचे 1 लिखा हुआ है, यानी बी सी और जी को उसने सिलेक्ट किया, और डी ई एफ को उसने तीनों सदस्यों को सिलेक्ट नहीं किया। ये जो चयन करने के तरीके हैं बेटा, ये 6 तरीकों के हो सकते हैं। पहला होता है जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है एक तरफी चयन। जब एक सदस्य दूसरे सदस्य को चुनता है पर दूसरा सदस्य पहले सदस्य को नहीं चुनता, उसे कहते हैं एक तरफी चयन। इसका उदाहरण देखिए आप फोटो में, ए ने जी को चुना है, ध्यान से देखिए, ए सीधा देखिए आई वाली रो में ए के आगे जाइए और जी के नीचे देखिए जे वाली रो में जी के नीचे लिखा हुआ है 1, तो यानी ए ने जी को चुना। अब आई वाली रो में नीचे आके देखिए क्या जी ने ए को चुना है। आई वाली रो में जी के सामने देखिए ए के नीचे क्या लिखा हुआ है, जे के नीचे जो ए है, ए की सीध में नीचे आ जाइए, जी के सामने 0 लिखा हुआ है, यानी जी ने ए को नहीं चुना। ए ने जी को चुना पर जी ने ए को नहीं चुना, इसे कहते हैं एक तरफी चयन। दूसरे तरह का चयन कहलाता है द्वितरफी चयन। इसे हम पारस्परिक युग्म भी कह देते हैं या फिर द्वितरफी चयन भी कह देते हैं। इसे सिर्फ युग्म भी बोलते हैं। आइए इसका उदाहरण बताती हूँ मैं आपको। ध्यान से देखिए फोटो में, ए ने बी को चुना है, बाएं से दाएं देखिए आई के कॉलम में ए ने जे के कॉलम में बी को चुना है, बिल्कुल सही 1 लिखा हुआ है वहां पे। इसी तरीके से बी को देखिए, आई वाले कॉलम में बी ने ऊपर से नीचे ए ने ए को चुना है 1 लिखा हुआ है वहां पे, यानी ए ने बी को चुना और बी ने ए को चुना, इसे हम कह देते हैं युग्म। तीसरे तरह का चयन होता है बेटा गुट, जिसे हम क्लिक भी कह देते हैं, गुट या क्लिक। इसका उदाहरण इसे यहाँ पर जो दिया गया है वो है CDF। इन तीनों सदस्यों ने CDF ने आपस में एक दूसरे को चुना है। सी वाली लाइन में देखिए डी के नीचे भी 1 है, एफ के नीचे भी 1 है। डी वाली लाइन में देखिए सी के नीचे भी 1 है, एफ के नीचे भी 1 है। एफ वाली लाइन में देखिए सी के नीचे भी 1 है, डी के नीचे भी 1 है, यानी सी डी एफ ने तीनों ने आपस में एक दूसरे को चुना है। जब 3 सदस्य आपस में एक दूसरे को चुनते हैं तो उसे हम कहते हैं गुट या क्लिक। अब अगर हम पता करना चाहें कि इस समूह में ये जो 7 लोगों का ग्रुप है, इसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन है, सबसे ज्यादा फेमस कौन है, तो हम देखेंगे नीचे टोटल वाले कॉलम में ए का टोटल कितना आ रहा है, देखिए नीचे 1 जितने भी 1 लिखे हुए हैं उनका टोटल करके नीचे 4। डी वाले कॉलम में 1, सी वाले कॉलम में
6, डी वाले कॉलम में 3, ई वाले कॉलम में 0, एफ वाले कॉलम में 4, जी वाले कॉलम में 3। यहाँ पर टोटल को देखने से पता लगता है कि सबसे ज्यादा सी को चुना गया है। 6 है सी का नंबर, यानी सी सदस्य सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। अब हम देखते हैं इसमें ऐसा कोई सदस्य है जिसको किसी ने भी ना चुना हो। ई को देखिए आप, ई का टोटल 0 आ रहा है, उसे हम कहते हैं बहिष्कृत, यानी किसी ने भी उसे नहीं चुना। पर ई ने दूसरों को चुना है। ई ने किस किस को चुना है देखिए, आई वाली रो में ई को देखिए, ई ने ए को चुना है, सी को चुना है और जी को चुना है, परंतु ई को किसी ने नहीं चुना, इसे हम कहते हैं बहिष्कृत। और एंड में एक हो जाता है अकेला सदस्य, जो ना किसी को चुनता है और ना वो किसी के द्वारा चुना जाता है, इसे हम उपेक्षकृत भी कह देते हैं, अकेला सदस्य। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा सामाजिक लेखा चित्र। सामाजिक लेखा चित्र होता है जब हम प्रेक्षणों को यानी ऑब्जर्व की गई चीजों को आलेखनीय निरूपण देते हैं। एक ग्राफ के द्वारा, ड्राइंग के द्वारा हम उसका निर्देशन करते हैं, उसका हम निरूपण करते हैं। यहाँ पर जो समूह का आकार है वो 25 से ज्यादातर कम रहता है। सबसे पहले मोरेनो ने 1934 में इसका वर्णन किया। इसको निर्देशित लेखा चित्र भी कहा जाता है। उदाहरण, मान लो एक समूह में मैं कहूं कि आप घटते हुए क्रम में, ज्यादा से कम होते हुए क्रम में 3 सदस्यों के लिए अपनी पसंदगी बताएं। तो एग्जाम्पल देखिए, लेफ्ट साइड की तरफ ए के आगे एरो में सबसे पहले लिखा हुआ है बी, सी, जी, यानी ए सबसे ज्यादा पसंद करता है बी को, उससे कम सी को, उससे कम जी को। बी ने अपनी पसंदगी कैसे झलकाई है, सबसे ज्यादा उसने ए की तरफ पसंदगी झलकाई है, फिर एफ, फिर सी। इस सारे अंतरवैयक्तिक संबंधों का निरूपण अगर हम एक लेखा चित्र के माध्यम से करें तो वो इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे राइट हैंड साइड पे ये एरोज के माध्यम से सर्कल्स में लेटर्स भी लिखे हुए हैं। इस लेखा चित्र को देखने से पता लगता है कि ए ने बी को चुना, बी ने ए को चुना। ए ने ई को चुना नहीं, क्योंकि ए से जो ई पे लाइन जा रही है, ई पर एरो नहीं बना हुआ, बल्कि अगर आप ई को ध्यान से देखेंगे, जिस सर्कल में ई लिखा हुआ है उस पर कहीं भी एरो नहीं है। लाइनें तो आकर रुक रही हैं, पर एरो हेड कहीं नहीं है, यानी ई को किसी ने नहीं चुना। तो इस तरह के लेखा चित्र के माध्यम से भी हम समाजमितिक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आखिरी है बेटा समाजमितिक सूचकांक। जब समूह की संख्या असीमित हो, यानी बहुत सारे सदस्य हों, तो हम समाजमितिक सूचकांक का प्रयोग करते हैं। इनमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं, जैसे मैथ्स में हम पढ़ते हैं, और इन्हें प्रतिशत यानी परसेंटेज के रूप में लिया जाता है। इसके उदाहरण है सावेंगिक रेंज, आकर्षण अनुपात, विकर्षण अनुपात इत्यादि। ये आपको नेम्स लर्न करने हैं बेटे उदाहरण के, इसको ज्यादा डिटेल में अभी हम नहीं करेंगे। आइए समाजमितिक विधि का मूल्यांकन करते हैं, यानी इसकी एडवांटेजेस, इसके गुण और इसकी कमियां या दोष का डिस्कस करते हैं। तो बेटा सबसे बड़ा गुण जो है समाजमितिक विधि का वो ये है कि इसके माध्यम से हम बहुत सारी चीजों का अध्ययन कर सकते हैं। हम एक समूह में नेतृत्व का अध्ययन कर सकते हैं, अंतर संबंधों का अध्ययन कर सकते हैं, समूह संरचना की, समूह की बनावट कैसी है इसके बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं, समूह मनोबल कैसा है
लोगों में कितना उत्साह है, कितना जोश है, इस बात का हम अध्ययन कर सकते हैं। कितनी देर तक वो स्थिर रहेगा या कितनी जल्दी वो टूट जाएगा, इस बात की जानकारी हासिल कर सकते हैं। नम्यता, नम्यता का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। क्या ग्रुप लचीली, ये बहुत ही लचीली विधि है। समाजमितिक विधि को हम सिर्फ एक दो तरह के क्षेत्रों में नहीं बल्कि बहुत तरह की समस्याओं में हम इसको थोड़ा बहुत बदलाव कर कर इसका उपयोग कर सकते हैं। ये एक नम्यता रखने वाली विधि है। छठा पॉइंट, औद्योगिक व शैक्षिक क्षेत्र। उद्योगों में कितनी बार हम सुनते हैं कि कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी या मैनेजमेंट के साथ कर्मचारियों की पटती नहीं है। इस तरह की जो समस्याएं हैं, या शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों का अध्यापकों के साथ कैसा संबंध है, आपसी संबंध विद्यार्थियों के कैसे हैं, शिक्षकों के आपसी संबंध कैसे हैं, इन सभी चीजों का अध्ययन भी हम समाजमितिक विधि के द्वारा कर सकते हैं। सामाजिक स्टेटस का अध्ययन, किसका स्टेटस कैसा है, कौन फेमस है, कौन लोकप्रिय है, कौन बहिष्कृत है, कौन अकेला है, इन सारी चीजों के बारे में पता लगाया जा सकता है। आठवां पॉइंट, स्वाभाविकता। यह एक बहुत ही स्वाभाविक सी विधि है। जब इसमें कोई शख्स पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है, तो कंफ्यूज नहीं होता। उससे एक दो सवाल पूछे जाते हैं कि आप किसे ज्यादा पसंद करेंगे, किसे कम, और उसे बड़ा नेचुरल सा, स्वाभाविक सा तरीका लगता है, उसे ये मुश्किल नहीं लगता, इसलिए वो अपने नेचुरल रिस्पॉन्सेस देता है, स्वाभाविक से जवाब देता है। नाइन्थ पॉइंट, एक बचत पूर्ण विधि है। इससे धन और समय दोनों का बचत रहता है, ये इसलिए ये एक किफायती विधि साबित हुई है। और इसके बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि संचार की डायरेक्शन पता लग जाती है कि कौन किससे ज्यादा बात करेगा। समायोजनशीलता, लोगों में एडजस्ट करने की कितनी कैपेबिलिटी है, वो समायोजन कितना कर पाएंगे एक ग्रुप में रहकर, इस बात का भी पता लगाया जा सकता है। इसकी कमियां या परिसीमाएं, एक सांख्यिकी की विधि है बेटा, इसलिए जितनी भी सांख्यिकी में यानी स्टैटिस्टिक्स में कमियां पाई जाती हैं, वे सभी कमियां समाजमितिक विधि में भी पाई जाती हैं, इसलिए इसका उपयोग बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए। ये आंशिक अध्ययन देती है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि समाजमितिक विधि से हम सभी चीजों का अध्ययन नहीं कर सकते, जैसे कि हम ये नहीं पता लगा सकते कि लक्ष्य का मापन हुआ कि नहीं, लक्ष्य प्राप्त हुआ कि नहीं, जैसे कि एक सतही अध्ययन करती है, ऊपरी अध्ययन करती है, पूरे रूप से समुचित अध्ययन नहीं कर पाती। विश्वसनीयता और वैधता, इसमें बहुत से और तरह के कारक अपना प्रभाव डालते हैं बेटा, जैसे एक समूह में हो सकता है एक उम्र के लोग आपस में ज्यादा एक दूसरे को पसंद करें, या हो सकता है कुछ और तरह के कारक अपना प्रभाव डालें, जिससे कि इसकी विश्वसनीयता और वैधता उतनी अच्छी नहीं जितनी होनी चाहिए। और इससे सिर्फ छोटे समूहों का ही अध्ययन सरल है। लोगों की मान्यता है कि जब ग्रुप बड़ा हो जाता है तो उसका अध्ययन करना समाजमितिक विधि से आसान नहीं है। निष्कर्ष, बेटा ये जो समाजमितिक विधि है, इसे समाज मनोविज्ञान की रीढ़ की हड्डी माना गया है। ये इतनी उपयोगी विधि है कि इसे सोशल साइकोलॉजी की बैकबोन या रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। कमियों के बावजूद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल विधि सिद्ध हुई है। ओके बेटा, ये टॉपिक हम यहीं रोकते हैं। मैं आपको बार बार कह रही हूँ राजे, अपने नोट्स बनाइए, वीडियोस जरूर अच्छे से सुनिए। आप अपने शब्दों में भी वीडियोस देखकर नोट्स बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप मेरे ही नोट्स पढ़ें, अपने वर्ड्स में भी आप एक्सप्लेन करो तो बहुत अच्छी बात है। तो बेटा वीडियोस रेगुलरली देखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे।